एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वापस से, है ना। ओके सर। क्लास के बाद भी मैं एक बार वापस से नोट डाउन करवा देता हूँ, और क्लास स्टार्ट होने के पहले भी एक बार अपन रिमाइंड कर लेते हैं उस चीज को, ताकि कनेक्ट कर पाए आगे क्या होने वाला है ना। डेटा कलेक्शन में क्या क्या पढ़ा था? डेटा वही कलेक्शन पढ़ा तो सर अपन ने, वाई डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं अपन, दूसरा पर्पज ऑफ डेटा कलेक्शन, और कैसे वेज करते हैं, पढ़े हाउ थे। टू डू इट। सबसे पहले तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे वेज होते हैं, और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के हमें सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो रखा है, वो क्लाइंट हमको देता है। बस हमारा फर्ज है कि उसको थोड़ा सा क्लीन करना है, उसकी एक्यूरेसी देखनी है, उसकी कंप्लीटनेस देखनी है, और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर है या नहीं है, वो हमको देखना है। तो ये तीन चीजें हैं। प्राइमरी डेटा तो मैंने ये बताया था कि आपको खुद जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, या फोन कॉल्स के फॉर्म के थ्रू, या जैसे भी, है ना। कल की क्लास में नहीं चला, रिकॉर्डिंग देखी थी। हाँ, वो मैंने एक चेंज उस टाइम चेंज करा दूंगा, उस टाइम बोला दिया मैंने। अच्छा, टीम्स के ग्रुप में नहीं हो क्या आप? तो वो खराब नहीं, ठीक करवा ले। उसी लेकिन हम उसी में चलता है। ईमेल आईडी से लॉगिन किया होगा ना अपने टीम्स तो। सर वो मैं करवा लेना, क्योंकि फिर ऐसे बीच में चीजें स्किप हो जाएगी तो, है ना, फिर आपको आगे का समझ नहीं आएगा। सर मैं आपको कह रहा था थोड़ा ये उसके लिए भी बेनिफिट हो जाता है, जो कल की क्लास मिस कर दिया, रिकॉर्डिंग नहीं देख पाया, तो एक बार रिमाइंड। हाँ, और क्या देखा था मैंने डेटा कलेक्शन के अंदर? ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहे हो मोहसिन? पर्पज ऑफ डेटा कलेक्शन। पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन। और कल तो बहुत सारी चीजें लिखी थी डेटा की। उसके बाद डेटा प्रिपरेशन देखा था। डेटा को फिर मैंने प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन आ गया था इसके बाद में, है ना। यस डेटा सर। प्रिपरेशन के भी काफी सारे स्टेप्स थे। 6 स्टेप थे सर, 6। 6 थे क्या? कौन कौन से थे 6? 6 थे सर। पहले तो गैदर या क्रिएट डेटा, फिर उसको डिस्कवर करना, फिर उसको क्लीन करना, फिर गैदर एनरिच द डेटा, डेटा, देन उसके बाद डिस्कवरी द डेटा, एक डिस्कवर था करना, डिस्कवरी। एनरिच द डेटा, फिर था डिस्कवर द डेटा। सीक्वेंस इसका आप लोग देख लेना। डिस्कवर द हाँ डेटा, सर। जो आप बोल रहे हो वो मैं नोट डाउन क्लीन, करता जा रहा हूँ। क्लीन एंड वैलिडेट द डेटा। क्लीन, हैश, क्लीन एंड वैलिडेट, select, validate the data, then डेटा सेव स्टोर द, एंड स्टोर द एक ये डेटा, भी था, स्टोर द। डेटा करके भी था कुछ, है ना, ऐसा मुझे याद आ रहा है। बस इतने ही स्टेप थे। आप तो 7 8 हाँ बोल रहे सर। हो। 1 2 3 4 5 ही हुए तो। दिखाऊंगे वापस से वो ग्राफ आपको। बाकी है 5 ही है सर। पा- क्या होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन? सर ये प्रोसेस होता है जिसमें अपन डाटा को मॉडिफाई करते हैं अपनी एनालाइज के लिए और डेटा स्टोरेज के लिए। मॉडिफाइंग, मॉडिफाई द डेटा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अगम कुछ आप बता रहे हो आप? सर यही था सर, मॉडिफाइंग द यही डेटा। था क्या? सर इसके अंदर अपन जो अपन के पास रॉ डेटा है उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या मेथड है सर अलग हम्म, अलग। अब उसमें अपने पास जो अपने रॉ ना, डेटा है, उसको अपन यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो मेरे पास में रॉ डेटा है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? यूजर यूजेबल फ्रेंडली, फॉर्मेट में यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं यूजेबल अपन। फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सर, अब इसके अंदर सर वो टेक्निक्स हैं अलग अलग, मतलब उसमें डेफिनेशन तो थी नहीं, मतलब मैं तो पीडीएफ जो आपने दिए ना उसमें से ही देखा था उसके अकॉर्डिंग। अब उसमें हाँ, जैसे एक बस तो वो था वही बेसिकली। नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन करके। हाँ, वो जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, कैटेगोरिकल हाँ वैल्यूज, एक, कैटेगरी में हाँ एनरिच के उसके अंदर ये अंदर सारी चीजें आ जाती है जो आपने नॉर्मलाइजेशन के बताई। अंदर तो ये था कि वो अपन न्यूमेरिक डेटा को अपन स्पेशल रेंज में लाना हो, ऐसा कुछ। उसके बाद के अंदर मेरे पास में क्या आता है? उसके बाद एक था कोडिंग कैटेगरियल वेरिएबल्स करके कुछ। डेटा एनालिसिस आ गया।
एनालिसिस में कैसे करूंगा, एक ओवरऑल पिक्चर तो मैंने आपको बताई दी, एनालिसिस की पूरी प्रोसेस क्या है। पीडीएफ, सर ये पीडीएफ में डेटा एनालिसिस तो बहुत में तो उससे पहले तो काफी सारे ग्राफ ऑप्शंस हैं। बनाना। मेरे को देखना है ना डेटा एनालिसिस के अंदर मैं करता क्या हूँ मेजरली। तो सब मैं करता क्या हूँ, मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था, एक तो जोमेटो का एक दिखाया था, एक स्विगी का दिखाया था। ऐसे बहुत सारे डैशबोर्ड मेरे पास बन रखे हैं रियल टाइम डेटा के ऊपर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है मेरे पास में। एक क्लियर पिक्चर देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको 2 डैशबोर्ड दिखाए थे। अगर आप बोलो तो एमएस एक्सेल भी आता है, एडवांस एक्सेल तक आता है उनको, सीक्वल भी आता है, पाइथन वाइथन सब आता है। डैशबोर्ड एक्सप्लेन करना नहीं आता, बना तो उन्होंने लिया। तो एक्सप्लेनेशन का भी एक तरीका होता है। सीक्वेंस में सबसे पहले मैंने किस चीज के डेटा लिया है, मैंने उसको कलेक्ट कहाँ से किया है, दिखाना क्या चाहता हूँ आपको, उसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से है जिनको मैंने सॉल्व किया है इसके अंदर, है ना। जैसे तो एक स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है डेटा एनालिसिस के अंदर। अगर आपके तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बिजनेस एनालिस्ट की भी बताई थी, तो आप उसके अंदर भी अपना करियर सोच सकते हो, बना सकते हो और सोच सकते हो, मैं थोड़ा सा फर्क है ना। फिर उसके बाद में था विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आएगा वो जो आप बोल रहे हो ना, चार्ट क्रिएट करना, देन डेटा रिपोर्टिंग। डेटा रिपोर्टिंग क्या है मेरा, बेसिकली मैं कोई भी डैशबोर्ड बनाऊंगा, साथ में उसकी एक रिपोर्ट भी बनाऊंगा, है ना, जिसको मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंटेशन करना। या फिर मैं उस डैशबोर्ड को अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, अपना कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ अपने क्लाइंट को, तो क्या है कि मेरा काम मेरी एंड से परफेक्ट है। नाउ इट्स क्लाइंट्स कॉल कि वो एक्शन क्या लिया जाए अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अपन चलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है, नॉर्मलाइजेशन या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो कभी भी हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आप स्कूल के अंदर भी ग्राफ बनाते थे, है ना। उसके अंदर क्या करते थे, अगर मेरे पास में बहुत सारा बड़ा डेटा है तो मैं ऊपर छोटा सा लिख देता था ना कि इसका स्केल ये होगा, स्केल में डिवाइड कर देता था। एक्स एक्सिस पे मेरी जो भी वैल्यूज आ रही, जैसे ये लाइन है इसको वाई एक्सिस मान लो आप, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, है ना। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें लिख दी, वैल्यूज लिख दी, जीरो से स्टार्ट होती है सारी। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट 500 लिख देता हूँ, देन मैं अगर 1000 लिख देता हूँ, मैं अगर 1500 2000 ऐसे करके लिखता हूँ, देन यहाँ पे मैं समझ लो कारों के नाम लिख दिए मैंने, बहुत सारी कार से अलग अलग तरह की उनकी कंपनीज के नाम लिख दिया मैंने, लिख दिया मर्सिडीज, यहाँ पे लिख दिया ऑडी, यहाँ पे लिख दिया टाटा, यहाँ पे लिख दिया नेक्सा, ऐसे करके। तो मैं स्केल यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरे वाई एक्सिस पे स्केल मैंने क्या लिया है, डिफाइन कर दूंगा ना। अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे करके लिखूंगा, तो मैं उसके, अगर इंजन के सीसी की मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने जीरो से स्टार्ट किया, 500 1000 ऐसे करके, तो मैं 1 2 3 से तो स्टार्ट नहीं करूंगा, मेरा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि मेरा लार्ज स्केल पे बहुत सारा डेटा है मेरे पास में, मैंने उसको एक छोटे स्केल पे दिखाया है, लेकिन मीनिंग उसका वही है, उसका आउटपुट भी वही आएगा, उसका ग्राफ भी वैसे ही प्लॉट होगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक्सपेंड नहीं करते। ये चीज है नॉर्मलाइजेशन, इसको आप बोलते हो रिडंडेंसी ऑफ डेटा। मतलब मैंने उस डेटा को कंप्रेस कर दिया, है ना, लेकिन वो है वही, मेरे पास में एक्चुअल वैल्यूज वही है। अगर मैं अपना एक्चुअल डेटा देखूं जहां से भी मैंने कलेक्ट किया है, या फिर जो भी मेरे पास में टेबल बनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हुआ क्या, इन्फॉर्मेशन से ही तो मैंने चार्ट बनाया है ना। सीधा 500 का तो लेके चार्ट नहीं बनाया, 1000 का तो लेके नहीं बनाया, कुछ है डेटा
उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजें प्लॉट की है बहुत सारी। उसके बाद में मेरा आता है एनकोडिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कैटेगोरिकल वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट सच एज वन हॉट एनकोडिंग और लेबल एनकोडिंग। तो ये वाली चीज आपको याद नहीं रखनी, वन हॉट एनकोडिंग और लेबल एनकोडिंग। मेजरली आपको ये याद रखना है, कन्वर्ट कैटेगोरिकल डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स। तो आप जैसे भी कोई भी समझ लो एक्सेल फाइल है, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। कैटेगोरिकल वैल्यूज क्या हो गई, जैसे मैंने कहीं पे कोई डेटा कलेक्ट किया, उसके अंदर मेरे पास में नेम है और बहुत सारी चीजें हैं, और साथ में पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशन भी है, और उसके साथ में उसकी नेट वर्थ भी है, वो एनुअल कितना उसका पैकेज है समझ लो, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, एक कैटेगरी तो मैंने उसको ऊपर मेंशन कर दी कि ये इसकी एनुअल इनकम है। देन मैंने तो जो कैटेगोरिकल वैल्यूज है मेरी एक कैटेगरी के अंदर आ गई कि ये इसकी एनुअल इनकम है। इसके अंदर मैंने क्या बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसको एक तो मैंने लिख लिया, लेकिन उसको कैटेगरी कैसे दूंगा, या तो मैं ऊपर ही ऊपर मेंशन कर दूं एनुअल इनकम मेरी है $, या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं हर वैल्यू के आगे, हर न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे मेंशन कर दूं डॉलर का सिंबल, या फिर रुपीज का सिंबल, या फिर यूरो का सिंबल, जो भी करेंसी के अंदर मैं उसका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ वो सारी चीजें। तो मैंने क्या किया, एनकोडिंग कर दी। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं पर्टिकुलर हर वैल्यू के आगे सिंबल नहीं लगाता, तो मैं एक ऊपर ही ऊपर सिंबल मेंशन एनुअल इनकम नाम का। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो भी है ये रुपीस के अंदर है या फिर डॉलर के अंदर है। तो मैंने एक कैटेगरी उसकी डिफाइन कर दी। तो उसको ये कोई नहीं बोल सकता, उसके आगे फीट कोई नहीं लगा सकता, या फिर सेंटीमीटर्स कोई नहीं लगा सकता। वो देख के पता चल जाएगा कि इसकी कैटेगरी डिफाइंड है कि ये करेंसी है। क्लियर है? तो डेटा को ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है। उसके बाद में आता है डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन क्या होता है, एक तो हो गया डेटा कलेक्शन, एक होता है डेटा एग्रीगेशन। मैंने एक एग्जांपल दिखाया था, अगर कोई भी यहाँ पे आपने बाहर अगर जाओगे कहीं, तो डेटा कलेक्ट करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको बार बार कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, है ना। और वैसे और भी लोग आपको मिल जाते हैं, जैसे एक सर्वे वाले समझ लो कोई लोग घूम रहे हैं, है ना। तो ऐसे तो है नहीं वो एक ही बंदा है या 5 लोगों की टीम है वो अगर अपना डेटा डेटा कलेक्शन, यहाँ से इस एरिया का डेटा कलेक्शन एंड इस एरिया का डेटा कलेक्शन, वो अल्टीमेटली सारा डेटा जाके इसके पास मेरा है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी के पास। तो उस कंपनी वाले ने क्या किया, सारे डेटा को सबसे पहले तो, है ना, उस इकट्ठा करने को डेटा को मैं क्या बोलूंगा, डेटा एग्रीगेशन। क्योंकि कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और समराइज इनटू अ क्लैरिटी। इसका मतलब ये है बहुत सारे सोर्सेज से डेटा आ सकता है। हो सकता है कोई आपका इंस्टीट्यूट का वो, अगर आप किसी को नंबर दे देते हो अपना, है ना, तो वो आपको कॉल करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, या फिर आप एनरोल होना चाहते हो। ऐसे ही बहुत सारे बैंक के अंदर तो एक ऐसी टीम भी होती है, एक सर्विसेज भी होती है जो कोचिंग का भी डेटा ले रही है, जो बैंक का भी डेटा ले रही है, फाइनेंस सेक्टर का भी डेटा ले रही है, और वो सबको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना रही है। उसके अंदर बता रही है कि इतने तरह के स्टूडेंट्स हैं, इतने तरह का इनका इंटरेस्ट है, ये वाला इस फील्ड में जाना जाता है, ये इस फील्ड में जाना पाता है। और उसके अंदर आगे भी अगर आप बताना चाहो तो आप ये बता सकते हो कि यार ये तो अनएम्प्लॉयड है अभी, इसीलिए ये जॉब देख रहा है। अगर एम्प्लॉयड है तो भी ये कोर्स करना चाह रहा है। अगर अनएम्प्लॉयड है तो इसका रीजन क्या है कि ये अभी कॉलेज के, बहुत सारे रीजन भी आप निकाल सकते हो उससे। तो उस रीजन निकालने के बाद में एक नेक्स्ट मेरी एक टेबल और बन जाएगी ना। तो मैंने क्या किया, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग तरह का डेटा एग्रीगेट कर लिया। एग्रीगेट करने का मतलब मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, है ना। डेटा कलेक्शन का स्टेप तो यहीं तक था। देन डेटा एग्रीगेशन आ गया मेरा, उससे मैंने एक टेबल बनाई। देन एक टेबल से मैंने यहाँ पे दूसरी टेबल बना ली। आई बात समझ में डेटा एग्रीगेशन की?
डेटा एग्रीगेट कैसे होगा, इससे मेरा यहाँ पे भी आपका डेटा वैसे ही ऑर्गेनाइज दिखेगा, स्ट्रक्चर से भी इंप्रूव होगी। वो बात अलग है, जैसे जैसे आप उसका डैशबोर्ड बनाओगे या चार्ट बनाओगे तो वो और आपको समझ में आती जाएगी चीजें और आगे क्लियर होती जाएगी, और उसके अंदर भी कुछ एरर्स निकलेंगे। एरर निकाल लोगे, हो सकता है फिर भी एरर निकलेंगे, तो वो आपको चीजें तब समझ में आएगी जब आप खुद से बनाओगे चीजों को, खुद से चार्ट बनाओगे, खुद से डैशबोर्ड बनाओगे, है ना। चैट जीपीटी करके अगर डैशबोर्ड बना लोगे तो समझ नहीं आएगा, समझ आ भी जाएगा तो मुझे एक्सप्लेन कैसे करोगे फिर, है ना, क्योंकि मुझे तो समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा। देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही मैंने जो चीजें बताई, डेटा इंटीग्रेशन आता है मेरे पास में। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया, मर्ज डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू क्रिएट अ यूनिफाइड डेटा सेट। मैंने बहुत सारे सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया था, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। देन मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको अपना सारा डेटा जो मैंने कलेक्ट किया वो सबमिट कर दिया। फिर इसने जो वैल्यूएबल चीजें थी उनको कंसीडर किया, या फिर एजम्पशन लगाए, जो मैंने अभी बताया, अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका रीजन कॉलेज में पढ़ रहा है, ये हो सकता है। एम्प्लॉयड है तो फिर अगर जॉब देख रहा है, या फिर अगर अनएम्प्लॉयड है, अगर कोई आपको कोचिंग करनी है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, ये सारी चीजें। और उसकी एज क्या है, एज फैक्टर देख लिया। फिर ज्यादातर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार 20 से 25 साल वाले लोग ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तरह का यहाँ पे भी एनालिसिस हो रहा है छोटे मोटे लेवल पे, है ना। तो डेटा इंटीग्रेट होगा डिफरेंट सोर्सेज से, अलग अलग तरह के लोग मुझे अगर मिलेंगे, अलग अलग प्रोफेशन के, उन सबका डेटा मैंने साथ में इंटीग्रेट कर दिया, तो उससे भी मैं एक चीज को पता लगा सकता हूँ, या हो सकता है बहुत सारी चीजों को मैं पता लगा सकता हूँ, है ना। तो मुझे आता है आपका डेटा इंटीग्रेशन। देन आता है मेरा डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन ये होता है कि फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन से आप समझो, आइडेंटिफाई एंड रिटेन द मोस्ट रेलेवेंट फीचर्स और वेरिएबल्स फॉर द एनालिसिस। मतलब सारी चीजें मुझे कंसीडर नहीं करनी, जरूरी नहीं है मैं कंसीडर करूं, जो जो मैंने चीजें कलेक्ट की है मैं वो चीजें कलेक्ट करके भी कुछ उसका आउटपुट निकाल सकता हूँ, डिपेंड ऑन मेरी प्रायोरिटी क्या है ना। अगर मुझे किसी की एनुअल इनकम निकालनी है, या फिर मुझे उसका निकालना है कि यार उसकी सेविंग्स कितनी हो रही है, तो एनुअल इनकम जो जितना भी मंथली एक्सपेंस है उसका, एनुअल इनकम प्लस उसका जितना भी महीने के अंदर खर्चा हो जाता है, तो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि उसका सेविंग्स कितनी है। ऐसे ही और भी चीजें मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैंने बाकी सारी चीजें तो कंसीडर नहीं की, जैसे एज वाला फैक्टर कंसीडर नहीं किया, नाम वाला नहीं किया, या मैं कोई पता नहीं लगा रहा कि यार मुस्लिम कितने हैं यहाँ पे, हिंदू कितने हैं यहाँ पे। मेरे को अगर एक चीज बोली गई है कि आपको सेविंग्स पता करनी है, सेविंग्स पता होने के लिए भी मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा उसका खर्चा कितना हो रहा है ना। सिर्फ एज का कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे नाम उसका चाहिए, ताकि मैं उसका नाम से आइडेंटिफाई उसको कर सकूं, उसको बता सकूं। या फिर और अगर डी में अगर मुझे वापस उसको ही बताना है, तो या तो मुझे उसका नंबर चाहिए या मुझे उसकी जीमेल आईडी चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। अगर यहाँ पे उसके एनुअल इनकम कितनी थी जनवरी के अंदर, फिर 6 महीने बाद कितनी बढ़ गई, फिर 6 महीने बाद कितनी बढ़ गई, तो उसका एक ग्राफ अलग बन जाएगा, है ना। उसका खर्चा हर महीने कितना हो रहा है ना। समझ लो वो डीमार्ट में चला गया गलती से, तो वो पूरे महीने का राशन एक बार में ले आएगा। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है, तो क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। सच में होते हैं क्या ऐसा, कोई मैरिड है अपनी क्लास में। प्रोग्रेस सगाई की बात चल रही है, सच में। एज कितनी है आपकी। हाँ, 20। गाँव में तो हाँ हो जाती है, और आपके भी तो गाँव में जल्दी हो जाती है शादी। बनी तो हो, जैनी तो हो। मैं भी तो जैनी हूँ।
उसके बाद में मेरा आता है सैम्पलिंग। रेडियो डेटा सेट साइज बाय सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सबसेट विच कैन बी यूजफुल व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था स्केलिंग वाला, याद है सबको? बना के बता देता हूँ ना मैं, एक सेकंड। बार बार मैं उस पीपीटी के अंदर ही आपको ऐसे समझा रहा हूँ, इससे अच्छा है मैं ग्राफ बना के बता देता हूँ। सारा टेबल लैपटॉप ये ओपन हो रहा है, तब तक नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये आ गया आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन और रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तीनों का एक केस सिनेरियो यहाँ पे मैंने लिया है। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? पहले एक बार आपको ये समझा दूं। ये तो कल वाला है ना, कल यही एक्सप्लेन किया था मैंने। ये सही है। ऐसा कुछ ग्राफ मैंने अगर बनाया, तो यहाँ पे मैंने बताया था सबसे पहले जीरो होता है अपने पास में, देन यहाँ पे मैं नाम कोई भी ले लेता हूँ गाड़ियों के या फिर उनके ब्रांड के। देन यहाँ पे मैंने स्केल ले लिया 500, देन 1000, देन यहाँ पे 1500, देन यहाँ पे 2000। अब लेकिन मेरे को पता है अगर 1500 और 2000 के बीच में यहाँ पे मुझे मार्क करना है 1750, तो मैं यही करूंगा, है ना? लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, फिर यहाँ पे मैं स्केल डाल दूंगा। ऐसे करके भी आपने किया होगा पहले कि ऑन वाई एक्सिस मेरा क्या है 0 to 500, एक स्केल है मिनिमम, या फिर 500 का स्केल है मेरा, है ना? गैप है जहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, इंजन का सीसी, इंजन की ताकत, ऐसे भी बोलते हैं ना इसको। तो हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। तो यहाँ पे मेरा कुछ ग्राफ अगर मैंने ए पे यहाँ प्लॉट किया, देन मैंने यहाँ पे बी पे प्लॉट किया 1000, है ना? देन मैंने सी पे सीधा कर दिया यहाँ पे ये, देन मैंने डी पे अगर, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। या तो मैं कर सकता हूँ ऐसे किया, देन ऐसे, ऐसे, है ना? कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा ना मेरा, अगर मैं सारे डॉट्स को प्लॉट करूंगा तो इनको लाइंस को कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना मुझे एक चार्ट बताने के लिए। ऐसे बहुत सारे बीच में भी पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारी और भी यहाँ पे वैल्यूज हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती। तो ये वाला ग्राफ मैं आपको समझा रहा था पीपीटी में भी। रिड्यूस द डेटा सेट साइज बाय सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट, मतलब एक स्केल मैंने डिसाइड कर लिया, तो डेटा मेरा ऐसे रिड्यूस होगा, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, है ना? अगर मैं छोटी छोटी वैल्यूज को भी लेके चलता हूँ यहाँ पे और फिर मार्क करूंगा, तो भी मेरा डेटा ऐसे ही प्लॉट होगा। और अगर मैं स्केल लेके चलूंगा तो भी मेरा ओवरऑल डेटा यही प्लॉट होगा, है ना? तो डेटा रिड्यूस करने से मेरा डेटा इनएक्यूरेट नहीं होगा कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब एक सिनेरियो लो, मान लो, इमेजिन यू आर अ टीचर एंड यू वांट टू नो द एवरेज स्कोर ऑफ अ मैथ्स टेस्ट फॉर योर एंटायर क्लास। ठीक है, आप एक टीचर हो और आपके लिए एक मैथ्स का टेस्ट लिया है, ठीक है? एवरेज स्कोर आपको पता करना है स्टूडेंट्स का पूरी क्लास में से कितना कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप मेरा आता है
ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु टुक द मैथ्स टेस्ट। सबसे पहले तो मुझे पॉपुलेशन पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स है मेरे जिन्होंने मैथ्स का टेस्ट दिया है। सेकंड, मुझे सैंपल साइज, मेरा मान लो 30 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास के अंदर और उनके अंदर सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यू डिसाइड टू रैंडमली सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स टू रिव्यू देयर टेस्ट स्कोर। मेरे पास में थर्टी स्टूडेंट्स है, ठीक है। मैंने कितने स्टूडेंट्स लिए हैं? 5 रैंडमली, कोई भी 5 हो सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्या बोल रही है, अब मैंने उन 5 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। उनका स्कोर आ रहा है किसी का 85, किसी का 90, देन 78, फोर्थ स्टूडेंट क्या आ रहे हैं 88 मार्क्स, देन फिफ्थ स्टूडेंट क्या आ रहे हैं 95। तो मैं एक बात क्या पता लगा सकता हूँ कि या तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर ये सेल्फ स्टडी करके अच्छे मार्क्स लेके आ रही है, क्योंकि सबके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं 100 में से, है ना। दो चीजें हो सकती है। मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया 5 स्टूडेंट का, देन हुआ क्या, मैं एवरेज निकालूंगा सब स्टूडेंट्स का। एवरेज सबको पता है कैसे निकलेगा, मैंने सब सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। मैंने इसको डिवाइड बाय 5, ये 5 क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि मैं 5 ही स्टूडेंट्स का डेटा ले रहा हूँ और वो 5 स्टूडेंट्स कौन से हैं, रैंडम है ना। तो मेरे पास एवरेज मार्क्स कितने निकल के आ गए, कुछ भी आ सकते हैं एवरेज मार्क्स। वो डिपेंड करता है मेरे 5 स्टूडेंट्स जो मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं उनके मार्क्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, द एवरेज टेस्ट स्कोर फॉर द एंटायर क्लास इज 86.6। ऐसा मैंने क्यों बोला, अब देखो, मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स लिए थे, 5 स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स आ रहे हैं 86 मान लो, ठीक है, आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने 5 स्टूडेंट्स और लिए, यहाँ पे तो मुझे क्या पता चला, यहाँ पे तो मुझे क्या पता चला कि यार मैंने कोई भी अगर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लूंगा तो मैंने कोई भी 5 स्टूडेंट के मार्क्स ले लिए। अब यार उनका एवरेज स्कोर 86 आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स है, उनका भी यही आ रहा होगा। ऐसा तो मैंने किया नहीं कि सबके रोल नंबर लिख रखे थे फिर पहले के 5 ले लिए, या फिर ऐसे कोई सीक्वेंस के अंदर कोई भी 5 ले लिए। मैंने हो सकता है यहाँ से एक उठाया, यहाँ से एक उठाया, यहाँ से एक उठाया, यहाँ से एक उठाया, यहाँ से एक उठाया स्टूडेंट, और सबके मार्क्स नोट डाउन करके 86 आ गया, ठीक है। एक तो ये एवरेज स्कोर आपको सैंपल निकाल लिया मैंने 5 जनों का लेके कि 86 मार्क्स आ रहे हैं। अब हुआ क्या, मैंने जो पहले 5 स्टूडेंट्स मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए थे मैंने उनको इस बार कंसीडर नहीं किया, मैंने दूसरे 5 स्टूडेंट्स का जो स्कोर है उनको लिया। अब मान लो मेरा एवरेज स्कोर यहाँ पे निकल के आ जाता है 85, देन मैंने और 5 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, वहां पे मान लो एवरेज स्कोर निकल के आ गया आपका 87, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको सबसे पहले ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाय कितने कर दूंगा, तो मेरा एक और नया एवरेज स्कोर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, है ना। वो क्या होगा, अब एक बात बताओ, ये वाला एवरेज स्कोर और ये वाला एवरेज स्कोर जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन ये वाला जब मैंने एवरेज स्कोर निकाला था वो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का था। अगर मुझे चाहिए और एक्यूरेट डेटा तो मैं क्या करूंगा, सारे स्टूडेंट्स का ऐसे 5-5 करके या तो एवरेज निकालूं, या फिर हो सकता है सारे 30 स्टूडेंट्स का डेटा लेके 30 स्टूडेंट्स के यहाँ पे मैंने सबको सम कर दिया, डिवाइड बाय 30 कर दिया, ये तो मेरा एकदम एक्यूरेट डेटा निकल जाएगा। और इनको अगर आपको टुकड़ों में करना है 5-5 का सैंपल लेके तो ऐसे कर सकते हो। अगर मैंने सारे डेटा ले लिया और सबका एवरेज निकाल लिया तो मेरा सबसे एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट एवरेज स्कोर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है सैम्पलिंग का मतलब, छोटे छोटे सैंपल लेके निकाल सकता हूँ, एक आइडिया लगा सकता हूँ अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू किसकी जाएगी। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके पास के अंदर ये 30 स्टूडेंट का डेटा हो, आपके पास में इतना सारा डेटा भी हो सकता है, 1 लाख रोज भी हो सकती है, 1 लाख कॉलम भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, अलग अलग शीटें होंगी आपके पास के अंदर। एक्सेल के अंदर जब आप काम करोगे, एक्सेल के अंदर आपने काम किया, अगर आपके पास इतनी सारी शीट्स है, 1 लाख आपके पास में रोज है, तो आप क्या करोगे, कोई भी रैंडम 10,000 लोगों को उठाओगे, उनका एक एवरेज निकाल के मुझे बताओगे कि सर एवरेज इतना आ रहा है, तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मुझे लग जाएगा कि एवरेज इतना होना चाहिए, है ना। क्लियर है सबको।